नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आज इस फेसबुक लाइव के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो मुद्दा है उत्तराखंड में बेरोजगारी से जुड़ा हुआ। बेरोजगारी उत्तराखंड में पलायन का एक बहुत बड़ा कारण है, यह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और यह पलायन उत्तर प्रदेश के समय से इसी कारण होता रहा कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में पहाड़ की जवानी को पहाड़ छोड़ना पड़ता था। राज्य बनने को 20 बरस होने आए हैं, लेकिन इस बेरोजगारी के दंश को झेलने के लिए आज भी हमारे यहाँ के युवा, पढ़े लिखे युवा श्रापित हैं। मैं जिस मुद्दे पर, एक पर्टिकुलर विषय पर आज बात करने के लिए आपसे मुखातिब हुआ हूँ, उस पर आने से पहले मैं राज्य के इस बरस का जो बजट है 2020 और 21 का, इस पर थोड़ी सी चर्चा करूँगा। अंक में इस धरा की रहा हूँ सदा, अंक में इस धरा की रहा हूँ सदा, स्रोत हूँ अनवरत ही बहा हूँ सदा, राह मेरी रही कब सहज, राह मेरी रही कब सहज, आज तक चीर के पत्थरों को चला हूँ सदा। ये मेरी पंक्तियाँ नहीं हैं, ये इस वर्ष के बजट भाषण की शुरुआत करते हुए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कही। रावत जी ने जो मुख्य बातें इस बजट में कहीं, उसका मैं सार आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमारा यह बजट नवीन आकांक्षाओं, नवीन आशाओं एवं प्रदेश के निर्बल वर्ग की आवश्यकताओं से प्रेरित बजट है। शब्दों में ध्यान दीजिएगा। यह आय व्यय प्रदेश की आर्थिक नीतियों के प्रति जन सामान्य की अपेक्षाओं का प्रतिबिंब है। रिफ्लेक्शन ऑफ कॉमन मैन ऑफ उत्तराखंड। खुश रहे किसान, आबाद रहे गांव, मजबूत मातृशक्ति, युवाओं को मिले काम, सस्ता एवं बेहतर इलाज, गुणवत्ता परक शिक्षा, स्वच्छ जल, उचित पोषण इसके आधार हैं। मैंने आपसे कहा ना, शब्दों पर गौर कीजिएगा जो मुख्यमंत्री जी ने राज्य विधानसभा में कहे। युवाओं को मिले काम, तो उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। 20 बरस में राज्य में कितने युवाओं को काम मिला और कितने हाईली स्किल्ड लोग 20 बरस से बेरोजगार हैं, और उनमें से एक बड़ी तादाद ऐसी है जो सरकारी नौकरी पाने की उम्र को भी लांघ चुके हैं, इस उम्मीद में कि अब उनकी सरकार उनको नौकरी देगी। सस्ता एवं बेहतर इलाज। कोरोना काल में आपसे, हमसे ज़्यादा भला कौन समझ सकता है उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा को। हाई कोर्ट को बार बार इंटरवेंशन करना पड़ता है। बेसिक सुविधाएं, वेंटिलेटर्स नहीं है, क्वारंटाइन सेंटरों का हाल बेहाल है। गुणवत्ता परक शिक्षा। हमारे राज्य के सरकारी स्कूलों में लगातार छात्रों की संख्या कम हो रही है, जिसके चलते स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने गुणवत्ता परक शिक्षा पर भी अपने बजट भाषण में जोर दिया। मुख्यमंत्री जी ने आगे कहा, युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में सम्मिलित है। इस हेतु सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जैसे मुख्यमंत्री युवा पेशेवर नीति 2019 और ऐसी कई नीतियों का जिक्र किया। सारी नीतियां कागजों पर हैं, मैं आगे इसको आपको स्पष्ट करूंगा। मुख्यमंत्री जी ने राज्य की युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु शीघ्र ही उत्तराखंड युवा आयोग के गठन की बात कही। जून आने को आ गया है, हालांकि कोरोना काल भी है, परंतु मुझे नहीं लगता इसमें इस दिशा में भी कोई पहल हुई होगी। सरकार के गठन के उपरांत सीधी भर्ती के माध्यम से
सरकार के गठन के बाद सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अध्यापक, एलटी संवर्ग एवं प्रवक्ता संवर्ग में कुल 3,228 नए पदों की नियुक्तियां की गई हैं और 2020-21 में 3,063 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में कहा है। मुख्यमंत्री जी ने बजट में बताया कि 2020-21 में स्कूल एजुकेशन विद्यालयी शिक्षा हेतु 7,867.99 करोड़ 7,867.99 करोड़ का बजट है एवं उच्च शिक्षा हेतु 619.72 करोड़ का बजट है। मुख्यमंत्री जी ने राज्य सरकार की खेलों के प्रति समर्पण भावना का भी उल्लेख किया और ये कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेल के सफल आयोजन हेतु राज्य सरकार कृत संकल्प है। उन्होंने ये भी बताया है कि इसके लिए 90 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है। मुख्यमंत्री जी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में विगत 2 वर्षों से, यानी उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र किया, खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इससे राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक खेलों को बढ़ावा एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा। और उन्होंने एक और शेर पढ़ा या कविता पढ़ी, परहित अर्पित अपना तन मन। मुख्यमंत्री जी का तन मन जो वो कह रहे हैं, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो कितना ज़बरदस्त बजट भाषण था दोस्तों, शानदार। आपको भी आनंद आ गया होगा देखकर। तो ये तो रही सीएम साहब के भाषण की बात। अब ज़मीनी हकीकत में आता हूँ। तो जैसा मैंने आपको भी बोला, रकम सुनकर आप भी हक्के बक्के होंगे, बहुत से लोग जानते भी होंगे कि विद्यालयी शिक्षा, स्कूल एजुकेशन के लिए बजट में 7,867.99 करोड़ का प्रावधान है, यानी इतना बजट शिक्षा के लिए है। राज्य में कुल जो सरकार की वेबसाइट कहती है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, अलग अलग आंकड़े हैं, मगर जो आधिकारिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है उससे मुझे जो जानकारी मिली उसके अनुसार राज्य में कुल 24,056 प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय हैं। अब यदि आप सरकार की ही बजट के आंकड़ों को देखें तो इसमें से 30.89% इस बजट का 30.89% यानी 2,430 करोड़ रुपया वेतन एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में खर्च होता है। इसके बावजूद 5,436 करोड़ रुपया विद्यालयी शिक्षा को उच्च स्तरीय बचाने के लिए राज्य सरकार के पास है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर कई योजनाओं के मद में कई 100 करोड़ रुपए राज्य सरकारों को दिए जाते हैं। इसमें उत्तराखंड भी है। इसमें स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ को मजबूत करना, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, आईटी की फैसिलिटीज़ मजबूत करना आदि शामिल है। सोचिएगा आप लोग, आखिर इतनी भारी रकम जाती कहाँ है? इतनी बड़ी रकम 5,436 करोड़ रुपया आखिर चले कहाँ जाता है? क्योंकि स्कूलों की दशा हमारे सामने है। हमारे सरकारी स्कूलों में कितनी बुरी स्थिति है और शिक्षा का स्तर क्या है, ये हम सभी जानते हैं। 2014 से 2018 के बीच उत्तराखंड सरकार की खुद की रिपोर्ट कहती है कि सरकारी स्कूलों में 1,46,000 छात्रों की कमी आई है, स्टूडेंट्स घटे हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल्स में, जो राज्य में प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ ज़्यादा स्टूडेंट्स भर्ती हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक समाचार मैं पढ़ रहा था जो कहता है कि प्राइवेट स्कूल्स में जब पेरेंट्स से पूछा गया तो उन्होंने बताया, हम अपने बच्चों का महंगी फीस में भी एडमिशन इसलिए कराते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहद खराब है।
तो दोस्तों, इस खराब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को समझने का प्रयास करते हैं और आज इस मुद्दे पर मेरा फोकस सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा पर है। और वह इसलिए क्योंकि हजारों की संख्या में, हजारों की, कई हजार की संख्या में हमारे यहाँ मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एमपीएड और बीपीएड किए हुए युवाओं की फौज है, जो कि पिछले 20 वर्षों से अपने करियर के लिए सरकार का मुंह ताक रहे हैं। पिछले कई सालों से राज्य का हर एक मुख्यमंत्री, राज्य का हर एक शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री इन लोगों को झूठे आश्वासन देते आए हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा, हालात इतने बुरे हैं कि सारे आश्वासन शून्य, जीरो, और इनमें से कईयों की आयु ही सरकारी नौकरी पाने की सीमा से बाहर हो गई है। केंद्र सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती है। इस एजुकेशन पॉलिसी में 2005 में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि क्लास 1 से, क्लास 1 से 10वीं तक, क्लास 10th तक स्पोर्ट्स का पीरियड या फिजिकल एजुकेशन का पीरियड कंपलसरी पीरियड होगा। आपको याद होगा कि जब हम लोग स्कूल्स में थे तो हमारे को ये को करिकुलर एक्टिविटी कहा जाता था। पढ़ाई से इतर गतिविधियों का पीरियड होता था, सप्ताह में एक पीरियड शायद होता था हमारा स्पोर्ट्स का। एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने इसको स्पष्ट किया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इसे क्लियर किया कि 1st से 10th तक ये मैंडेटरी पीरियड होगा, को करिकुलर पीरियड नहीं होगा। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली नई शिक्षा नीति की कमेटी ने 31 मई 2019 को वर्तमान ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट में इस सब्जेक्ट को, स्पोर्ट्स को रेगुलर सब्जेक्ट बताया गया है। जाहिर है पूरे देश की तरह उत्तराखंड में भी यह नियम लागू है, लेकिन केवल पॉलिसी के स्तर पर, नीति के स्तर पर। हकीकत में हमारे यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन के टीचर बहुत कम हैं। सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है हमारे यहाँ, लेकिन ट्रांसपेरेंसी लेवल 0 है। इस विषय को जब मैं समझने का प्रयास कर रहा था, जो बीपीएड और एमपीएड के क्वालिफाइड टीचर्स को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तब मैंने सरकार की वेबसाइट खंगालनी शुरू करी। तो गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट ही अपडेट नहीं है। इसमें जो ताज़ा जानकारी मिली है इस वेबसाइट में, सरकारी वेबसाइट में, उसके अनुसार 58 फिजिकल एजुकेशन के टीचर पूरे राज्य में हैं, 24,000 कुछ स्कूल्स में। ज़रूर ये वेबसाइट में सही टीचर्स की संख्या अपलोड नहीं हुई है। वैसे भी ये 16-17 की एक लिस्ट है, मगर 16-17 की लिस्ट को भी सही माने तो 58 टीचर्स हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी बजट में खेल महाकुंभ, नेशनल गेम्स आदि पर बढ़िया काम करने की बात कर रहे हैं। मैंने आपको उनका भाषण अभी सुनाया। खेल विभाग और शिक्षा विभाग की वेबसाइट्स सालों से अपडेट नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा खेल विभाग, हमारा शिक्षा विभाग राज्य की शिक्षा और खेल नीति के प्रति कितना सेंसिटिव है। मैं एक वेबसाइट में, जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स है, उसमें से मैंने एक लिस्ट डाउनलोड करी है दोस्तों। केवल आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि अद्भुत है हमारा राज्य और यहाँ के हुक्मरान, यहाँ के नौकरशाह। राज्य बनने के बाद स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, जो भी खेल मंत्री है उसको मेरा सलाम, जो भी खेल का प्रमुख सचिव है, निदेशक है, उसको भी मेरा सलाम। ये वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है। इसमें एक, मुझे पहले तो वेबसाइट ही पूरी की पूरी वेबसाइट कूड़ा है। इसमें उत्तराखंड के प्रदेशीय खेल संघों के पदाधिकारियों की एक सूची है। ये सूची देखिए आप, बहुत मोटी सूची है, पूरी की पूरी सूची गलत है। उदाहरण के लिए ये बता रहे हैं कि उत्तराखंड एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष आज की तारीख में इस सूची के अनुसार डॉक्टर RS टोलिया रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हैं। आप सब जानते हैं दिसंबर 2017 में टोलिया साहब स्वर्गवासी हो गए। उत्तराखंड
स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन का ये अध्यक्ष बता रहे हैं राजीव मेहता जी को, जबकि सच्चाई ये है कि शरवुड कॉलेज नैनीताल के प्रिंसिपल साहब इस समय इसके अध्यक्ष हैं। पूरी सूची गलत है, 70-80 नामों की, एक नाम मेरा भी है। मैं ताइक्वांडो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, पर मेरी जगह यहाँ पर भगवान जाने किन साहब का नाम लिख रहा है, कोई एलपी नथानी जी जो हमारे बड़े सीनियर एडवोकेट हैं उनका नाम लिखा हुआ है। बहरहाल 20 साल राज्य को बने हो गए, हमारे स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटीज़ तक नहीं है। ऐसे में फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की क्या व्यवस्था होगी, ये आप और मैं समझते हैं। 2017 में नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इस बदहाली पर कड़ी फटकार लगाई। आपको याद होगा जस्टिस राजीव शर्मा जी ने शायद एक आदेश दिया था कि जब तक स्कूल्स में आप बैठने तक की सुविधाएं नहीं उठा पाते हैं तो अपने लिए आप लग्जरी का सामान, बढ़िया रिवॉल्विंग चेयर, बढ़िया एसी, गाड़ी, कमरों के लिए बड़े बड़े एसी कैसे खरीद सकते हैं। हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि कोई भी लग्जरी का सामान, एयर कंडीशनर्स, गाड़ियां इत्यादि सरकार नहीं खरीदेगी। अब इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। हाँ, कल ही जानकारी मिली है कि कोरोना संकट के समय में स्वास्थ्य विभाग ने अभी 2-4 दिन पहले 22 नई लग्जरी गाड़ी खरीदी। बहरहाल राज्य गठन के बाद युवाओं को रोजगार मिलने की बड़ी उम्मीद जगी थी। बड़ी संख्या में बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री कई सब्जेक्ट्स में इन्होंने ली, जिसमें फिजिकल एजुकेशन के छात्र भी थे। 2005-06 तक बीएड और बीपीएड को प्राइमरी स्कूल्स में, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन को और बैचलर इन एजुकेशन को प्राइमरी स्कूल्स में विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से असिस्टेंट टीचर की कम से कम नौकरी मिल जाती थी। लेकिन केंद्र सरकार 2010 में राइट टू एजुकेशन एक्ट ले आई, जिसके बाद से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंपलसरी कर दिया गया। और जो बीपीएड और एमपीएड के छात्र थे, बीएड वाले तो इस टेस्ट को पास करके फिर भी थोड़ी बहुत नौकरी पा जाते हैं, बीपीएड और एमपीएड वालों को ये कहते हुए कि आप इस सब्जेक्ट के नहीं हैं, उसको इससे हटा दिया तो वो असिस्टेंट टीचर की नौकरी पाने लायक भी नहीं रहे। आज हमारे राज्य में लगभग 18,000 ऐसे बीपीईएड और एमपीईएड वाले नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं। हालात इतने ख़राब हैं, कई इनमें से प्रौढ़ हो चुके हैं और ऐसे प्रौढ़ यानी कि सरकारी नौकरी से के दायरे से बाहर आ चुके हैं, ऐसे लोगों की संख्या लगभग 5,000 के करीब है। 5 सरकारें, 8 मुख्यमंत्री। 5 सरकारों में पहली नित्यानंद स्वामी जी और भगत सिंह कोश्यारी जी वाली अंतरिम सरकार, और उसके बाद पहली निर्वाचित सरकार नारायण दत्त तिवारी जी की, फिर जनरल खंडूरी की, डॉक्टर निशंक की, फिर जनरल खंडूरी की, फिर विजय बहुगुणा जी की, फिर हरीश रावत जी की। इनमें से सभी ने इन बेरोजगार एमपीएड बीपीएड किए हुए लोगों को वादा किया, लेकिन न्याय नहीं दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो मैंने आपको बताया, फिजिकल एजुकेशन अब कंपलसरी सब्जेक्ट है। इस हिसाब से बेसिक हिसाब सरकार कहती है कि हमारे इतने 24,000 स्कूल्स हैं और सरकार की कोई वेबसाइट इन्हें 27,000 भी बताती है, तो कम से कम 24,000 फिजिकल एजुकेशन के टीचर तो हमारे यहाँ होने चाहिए। कक्षा 1 से 10 के लिए ये पीरियड कंपलसरी है, इसलिए 24,000 टीचर हमारे यहाँ होने चाहिए। बीपीएड और एमपीएड के जो ये नौजवान हैं, जब ये पूरी तरह थक हार गए, इनको कोई नौकरियां नहीं मिली, केवल आश्वासन मिला, तो इन लोगों ने एक संगठन बनाया है, बीपीईएड एमपीईएड बेरोजगार संगठन। जगदीश चंद्र पांडे जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। इन लोगों ने बड़े आंदोलन किए, ज़बरदस्त आंदोलन किए, विधानसभा में किए, धरने दिए, कई बार ऊंची टंकियों में भी ये चढ़ गए हताश होकर। नतीजा बिग जीरो। जब जब ऐसे आंदोलन हुए, सरकार ने इन लोगों को झूठा आश्वासन देकर आंदोलन तुड़वा दिया। और आप जानते हैं हमारे यहाँ परंपरा है, आंदोलन जब टूटता है तो एक नेता साहब पहुँचते हैं, एक मंत्री जी पहुँचते हैं, फर्स्ट क्लास जूस फूस पिलाते हैं, फटाफट फ़ोटो खींचती हैं, दूसरे दिन अखबारों में आ जाता है। नतीजा सिफर। हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री बने तब जरूर कुछ शासन में हलचल हुई। रावत जी ने 50 से 100 बच्चे वाले स्कूलों में संविदा में टेम्परेरी टीचर्स को रखने
और 100 से अधिक बच्चों वाले सारे स्कूलों में परमानेंट टीचर्स का चयन राज्य के चयन आयोग के द्वारा, नौकरी चयन आयोग के द्वारा करने की बात कही। उसके बाद तो रावत जी की वाहवाही में अखबारों में कसीदे पड़ गए, बेरोजगार संगठन भी खुश हो गया, एमपीएड बीपीएड बेरोजगार संगठन भी खुश हो गया, और सरकार ने एक अनुमान लगाया, कैसे लगाया हमें नहीं मालूम, मगर 850 के करीब ऐसे टीचर्स की नियुक्ति की पहली फाइल चली। बेरोजगारों में जोश बढ़ा, हरदा की तारीफों के पुल बांधे गए और एक फाइल चली जनाब। मुझे जगदीश चंद्र पांडे जी ने इस फाइल के बारे में बताया। ये फाइल का नंबर है 26/13 TC, हरीश रावत जी के समय की फाइल। 26/13 TC आज तक नौकरशाहों के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाई है। हरीश रावत जरूर इस बीच सत्ता से बाहर हो गए। एक गीत याद आ गया, उसकी एक लाइन याद आ रही है, जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वह रोशनी आएगी कितने साल में। गीत को याद रखिएगा, आखिरी में पूरा सुनाऊंगा। बहरहाल फाइल कहाँ है पता नहीं। इसके बाद कई लोग एमपीएड बीपीएड किए हुए नौजवान हाई कोर्ट चले गए। जब वो हाई कोर्ट गए तो कोर्ट ने सरकार से अपेक्षा की, हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन डाली अपनी नौकरी की बाबत, तो कोर्ट ने सरकार से अपेक्षा की कि वो याचिकाकर्ताओं की मांग पर 10 हफ्ते के भीतर कार्रवाई करे। 18 अगस्त 2017 का ये आदेश है, 10 हफ्ते के भीतर कार्रवाई करे, ये कहकर ये पिटीशन हाई कोर्ट ने निस्तारित कर दी। कोर्ट के आदेश के बाद हमारी सरकार चेती, कोर्ट के आदेश पर ही उत्तराखंड की सरकारें चेतती हैं। 13 मई 2018 को शासन से एक चिट्ठी चली, जिसका क्या हुआ पता ही नहीं। एक सरकारी पत्र मुझे पांडे जी के माध्यम से मिला है। वो माध्यम में सरकारी पत्र क्या कहता है सुनिए। हाई कोर्ट के 25/8/2017 के आदेश पर, ये 2017 का आदेश था, इस पर 13 जून 2018 को एक चिट्ठी चलती है, जो जगदीश चंद्र पांडे जी ने जो मांगें की थी अपने बेरोजगार संगठन की बाबत, उस पर ये लेटर चली है। और लेटर अद्भुत है। डॉक्टर भूपेंद्र कौल अलख IAS जो सचिव हैं शिक्षा अनुभाग की, उनकी ओर से ये लेटर है, जिसमें जिक्र किया गया कि हाई कोर्ट ने कहा है कि इन लोगों की मांगों का निस्तारण किया जाए। इसमें ये कहते क्या है देखिए। प्रत्येक शासकीय अर्धशासकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक व्यायाम का पद सामान्यतः सृजित होता है। व्यायाम शिक्षक विद्यालय के सभी बच्चों को शारीरिक शिक्षा से संबंधित कार्रवाई संपादित कराते हैं। वर्तमान परिस्थिति में शासकीय अर्धशासकीय इंटर कॉलेजों में व्यायाम विषय का प्रवक्ता का पद सृजित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज ये कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हर क्लास 1 से 10 तक व्यायाम की क्लास होनी चाहिए। हमारे यहाँ सरकार कह रही है आवश्यकता नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत फलाने शासन आदेशों का जिक्र है और अंत में लिख दिया गया है कि इस मद में भारत सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता भी नहीं दी जा रही है। बजट के अभाव में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। आखिरी पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा सत्र 2018-19 से राज्य सरकार द्वारा राज्य के विद्यालयों में NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया गया है और NCERT ही कहता है कि फिजिकल एजुकेशन की क्लास मस्ट है। अब सुनिए राज्य के शिक्षा सचिव क्या कह रहे हैं। NCERT द्वारा योग एवं शारीरिक शिक्षा के विषय में कोई पृथक पाठ्यक्रम की पुस्तक छपी हुई नहीं है, मुद्रित नहीं है। NCERT द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की कक्षाओं में शारीरिक शिक्षा की पृथक से कोई पाठ्यक्रम संचालित नहीं होने एवं पृथक विषय के रूप में पुस्तक न होने के फलस्वरूप शिक्षा अनुदेशकों की यानी कि टीचर्स की व्यवस्था किया जाना प्रासंगिक नहीं है। इतना कहकर गेम इज ओवर। सरकार ने हाई कोर्ट के आदेशों का निस्तारण कर दिया। 1 जून 2019 को बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जगदीश चंद्र पांडे जी ने वर्तमान CM साहब को एक बार फिर इस विषय में पत्र लिखा।
सीएम की चिट्ठी मेरे पास है, शायद राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत पांडे जी ने वो चिट्ठी निकलवाई। जो पत्र पांडे जी ने लिखा उस पर सीएम साहब ने क्या आदेश करे, शायद मेरे पास चिट्ठी भी थी, इधर उधर ऊपर नीचे हो गई। सीएम साहब ने लिखा है कि अविलंब कार्रवाई करें शिक्षा सचिव को। 1 जून 2019 को श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इमीडिएट एक्शन, अविलंब कार्रवाई जगदीश चंद्र पांडे जी की मांगों पर करने की निर्देश दिए। स्वयं सीएम ने अपने हाथ से लिखा है। पांडे जी की मांग थी प्रत्येक इंटर कॉलेज में व्यायाम प्रवक्ता का पद सृजित किया जाए और 6 से 8 तक के विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की जाए। इस चिट्ठी में जो त्रिवेंद्र रावत जी को लिखी, हरीश रावत जी के शासनकाल में चली फाइल 26/2013 टीसी का उल्लेख भी है। अब दोस्तों, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सरकार में इमीडिएट क्या होता है, स्वयं मुख्यमंत्री के कहने पर इमीडिएट क्या होता है, ये केवल त्रिवेंद्र जी और उनके नौकरशाह जानते हैं। आज हम 2020 में हैं, जून के मिड में हैं, 1 साल बीत चुका है सीएम की चिट्ठी को लिखे हुए, अविलंब निर्णय लेने की चिट्ठी को लिखे हुए। क्या हुआ कुछ नहीं पता। जय हो। सरकार का कहना है, सरकार कहती है ज़्यादातर स्कूलों में छात्र कम है पहाड़ों में, इसलिए टीचर भर्ती नहीं किए जा सके। ये मंत्री प्रसाद नैथानी जब शिक्षा मंत्री थे तब से यही रट लगाए हुए हैं उत्तराखंड के रहनुमा कि टीचर्स इसलिए अपॉइंट नहीं हो सकते क्योंकि छात्र कम है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी सेम स्थितियाँ हैं। पहाड़ों में कई स्कूलों में टीचर्स कम होते हैं, बच्चे कम होते हैं, और वहाँ हिमाचल प्रदेश में भी यही स्थितियाँ। इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी एक ऐसी रिट पिटीशन लगी, तो वहाँ की हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को बड़ी फटकार लगाई वहाँ की सरकार को, और हाई कोर्ट ने, उनका जजमेंट मेरे सामने है, उन्होंने क्या कहा, वी आर नॉट हैप्पी विद द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन सेलेक्टिंग द टीचर्स एंड द सबमिशन ऑफ द लर्नेड एडवोकेट जनरल to the effect that some of the government schools are at the verge of closure due to thin attendance of the student. In this regard, it is observed that until and unless the government creates and runs the schools in good atmosphere and provide adequate, माफ़ी चाहूँगा ये बीच में ब्रेक हो जा रहा है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इतनी कठोर टिप्पणी की दोस्तों, उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चे नहीं हैं, तो बच्चे आएंगे कहाँ से। हाई कोर्ट ने कहा आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स नहीं है। आप कह रहे हैं जब बच्चे आएंगे तब टीचर्स भर्ती अपॉइंट किए जाएंगे। जिस स्कूल में टीचर नहीं होंगे उस स्कूल में बच्चे क्यों आएंगे, ये कहकर हाई कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई थी। यही हालात हमारे यहाँ हैं। आपके सांसद, आपके विधायक सभी छोटी से छोटी यात्रा भी हेलीकॉप्टर्स में करते हैं। सबको चॉपर की आदत पड़ गई है। सीएम साहब का तो अपना स्टेट प्लेन है, डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर भी है, लेकिन आम जनता की जब बात आती है तो आप लोग बजट का रोना रोने लगते हैं। आज सुबह भी मैं लाइव हुआ था, मैंने आपको बताया था कि किस तरह हमारे अप्रवासी लोग जो राज्य के डिफरेंट कोनों में हैं वो बहुत परेशान हैं वापस आने के लिए, और सरकार कुछ नहीं कर रही। हमारी एक मित्र श्वेता मासीवाल ने इनके लिए बहुत कुछ करने का महाराष्ट्र में प्रयास किया, बड़ी सरकार से याचना की। हमसे भी निजी तौर पर जो बन सकता था हमने श्वेता मासीवाल का साथ दिया, लेकिन सरकार नहीं चेती। और जब 2 दिन पहले एक्टिविस्ट एडवोकेट दुष्यंत मैनाली ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने तत्काल सुनवाई करके सरकार को जवाब देने के लिए कहा, तो हमारी सोती हुई सरकार जग गई। और अप्रवासियों के लिए कल एक ट्रेन चल रही है, मैंने इसका जिक्र करा था, अभी इसलिए कर रहा हूँ कि बीपीएड एमपीएड के मेरे दोस्तों, आप लोगों ने बड़ी याचना कर ली, बहुत हाथ पांव मार लिए, सभी सांसदों के, विधायकों के पास आप घूम लिए हैं, सब ने चिट्ठियों में तो आपकी दस्तखत कर दिए, ठोस किसी ने कुछ नहीं किया। सरकार को सुनना पड़ेगा, आपके लिए पदों का सृजन करना पड़ेगा। ज़रूरत है यूनाइटेड और लॉजिकल एफर्ट्स की। देश का संविधान किसी भी प्रकार के मनमाने रवैये को, अन्याय को मान्यता नहीं देता है। इसलिए पद तो सृजित सरकार को करने पड़ेंगे। हमें अपनी बात स्वाभाविक तरीके से रखनी होगी, लॉजिकल ग्राउंड्स में रखनी होगी।
इसके लिए मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। केवल अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमने देखा जब हम हाई कोर्ट पहुंची श्वेता जी, दुष्यंत मैनाली जी गए हाई कोर्ट, तो एक सकारात्मक नतीजा सामने आया है। इसलिए मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि हम आपकी लड़ाई में हर कदम पर आपके साथ हैं। आप भी इस लड़ाई में, और ऐसी बहुत सी लड़ाइयां हैं, बेरोजगार डिप्लोमा होल्डर जो स्वास्थ्य विभाग में तैनात है उनकी बात करनी है। मुझे कई चिट्ठियां व्हाट्सएप में मैसेजेस आ रहे हैं, आनंद रावत जी बार बार कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में डिप्लोमा होल्डर्स की दशा भी इतनी ही खराब है। इन सब की लड़ाई को हमको मिलकर लड़ना होगा। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि हम लॉजिकल तरीके से विद फैक्ट्स एंड प्रूफ या तो अदालत के सामने जाएंगे या सरकार के समक्ष जाएंगे, तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन सरकारों को हमारी बात को सुनना पड़ेगा। दुष्यंत कह गए हैं, कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और हमारे पहाड़ के, उत्तराखंड के जन कवि बल्ली सिंह चीमा कहते हैं, ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तलक लड़ते रहेंगे लोग मेरे गाँव के। जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गाँव तक वह रोशनी आएगी कितने साल में। बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं, और जान कर अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गाँव की, ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के। तो आइए चलिए बीपीएड एमपीएड के साथियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उसके बाद अन्य डिप्लोमा होल्डर साथियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उत्तराखंड में नाना प्रकार की व्याधियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लड़ना लेकिन दोस्तों मिलकर पड़ेगा। धन्यवाद।